हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कौन सी प्रश्नावली 11 समरूपता। ठीक है। अब देखो समरूपता जो है वो क्या है, समरूपता यानी कि जो रूप जो हो वो क्या हो, उसके समान हो या किसी के भी समान हो। तो उसका मतलब यह है कि अगर जैसे कि हम एक फोटो की बात करें, ठीक है, तो फोटो अगर मैंने छोटी कर रखी है और उसको मैं जूम करूंगा तो उस दोनों ही कंडीशन में देखो, छोटी का मान लो छोटी में ऐसी दिख रही है और जूम करने के बाद में कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो आकृतियां है वो कैसी है, एक समान ही है। समरूपता यानी कि इसी का बड़ा रूप है, इसी का बड़ा रूप है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देखो किसी त्रिभुज में, क्योंकि देखो समरूपता जो है वो क्या है, अधिकतर जो है हम त्रिभुज में ही यूज लेते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ग की, ए और ए यही भुजा होगी। ठीक है, अगर मैं एक बड़ा वर्ग लूं तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो कुछ इस तरह से बी मान लो, बी हो, बी है, बी है, बी है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि किसी भी आकृति के अगर संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात, क्या कि किसी भी आकृति की संगत भुजाओं के अनुपात तथा कोण समान हो। ठीक है भाई, कोण तो क्या होंगे, समान होंगे, जबकि जो संगत भुजाएं होंगी, संगत कोण समान होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी आकृतियां क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। यानी कि वह आकृतियां जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात तथा कोण समान हो, संगत कोण समान हो, ऐसे क्या कहलाएंगी, ऐसी आकृतियां क्या कहलाएंगी, हमारी समरूपता या समरूप आकृतियां कहलाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनकी, तो यहाँ देखो हमको पता है कि वर्ग के अंदर क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। साथ में अगर इनका अनुपात हो, यानी इन भुजाओं का अनुपात a/b है तो बाकी भुजाओं का अनुपात भी यही रहेगा। ठीक है, यानी ये दोनों, यानी जितने भी वर्ग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, वृत्त की, तो प्रत्येक वृत्त जो होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या आती है, हमारी त्रिज्याएं आती हैं। क्या आती है, त्रिज्याएं। और त्रिज्याओं का अगर अनुपात देखेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, सभी जगह, सभी तरफ, सभी दिशाओं में क्या होगा, समान होगा। एक आता है पाई, पाई का मतलब हमने क्या पढ़ा है भाई, परिधि बटे व्यास। ठीक है, यानी कि कोई सा भी वृत्त हो, ठीक है, कोई सा भी क्या हो, वृत्त हो, हमेशा परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो कितना होता है, पाई होता है। ये इस बात को बताता है कि ये जो आकृतियां है वो क्या है, समरूप आकृतियां हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी त्रिभुज के अंदर, कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक की भुजा मान लो 5 है, 2 है और इसकी मान लो 6। ठीक है, यहाँ पे हो गई 12, हो गई 10, हो गई 4, हो गई। अगर यहाँ मैं भुजाओं का अनुपात लूंगा तो देखो 1/2 आएगा, यानी 5/10 का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। अगर मैं लू 2/4, 2/4 तो भी 1/2 होगा। तीसरा अनुपात लू 6/12 का तो ये भी 1/2 हो गया। यानी कि यहाँ तीनों अगर भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, समरूप की। अब हम आगे पढ़ेंगे थेल्स पर में। ठीक है, कौन सी पर में पढ़ेंगे, थेल्स पर में पढ़ेंगे और इसका विलोम पढ़ेंगे। थेल्स पर में पढ़ेंगे और विलोम पढ़ेंगे, समरूपता के नियम पढ़ेंगे, समरूपता के नियम पढ़ेंगे। साथ में हम क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे, जो कि हमने पहले कर चुके हैं, लेकिन इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस 11वीं प्रश्नावली में वो देखेंगे। इसके अलावा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की जो परमें है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर ये 3-4 परमें हैं और इनके विलोम है जो हम पढ़ेंगे। इनके बेस, इनके ऊपर ही क्वेश्चन है, उनको क्वेश्चनों को भी क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो अब देखते हैं पहली परमें जो हमारी है इस प्रश्नावली के अंदर है वो है थेल्स परमें। ठीक है, अब देखो ये परमें ये कहती है कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा
के समांतर खींची गई रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो हमारी थेरस पर में क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक त्रिभुज मेरे को दे रखा है ए बी सी, ठीक है। अगर मैं बीसी के समांतर कोई लाइन खींचू डी ई, ठीक है, यानी कि अगर बीसी समांतर हो डी ई के, ठीक है, भाई जो भी समांतर रेखा खींचेंगे वो बाकी दोनों भुजाओं को क्या करनी चाहिए, काटनी चाहिए। अगर काटती है तो जो ये दो अनुपात बटेंगे, यानी कि एडी बटा बीडी बराबर होगा एई बटा ईसी के, ठीक है। ये क्या होंगे, अनुपात बराबर होंगे, यानी ऊपर वाली भुजाओं का जो अनुपात होगा वो नीचे वाली भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एडी समानुपाती होगी किसके, बीडी के, और जो हमारी दूसरी भुजा है वो उसके समानुपाती होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि एडी बटा बीडी बराबर होगा एई बटा ईसी के। ठीक है, यही हमारी क्या है, थेरस पर में है। बात करूं उसके प्रूफ की, क्योंकि क्वेश्चन जो 6 नंबर का इसमें से आ सकता है वो आ सकता है क्या, प्रमेय को प्रूफ करना। तो अगर इसके प्रमेय को प्रूफ करने के अंदर देखें तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, दिया है में क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर कोण डीई है। भाई ये वाली भुजा इसके समांतर ही हमको दिया है, तो हमको प्रूफ करना है कि अनुपात बराबर होता है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में आ जाएगा एडी बटा बीडी बराबर में एई बटा सीई। ठीक है, ये हमारा किसमें आ गया, सिद्ध करना है हमें। उत्पत्ति की अगर हम बात करें या फिर इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। लगभग हमारी जितनी भी प्रमेय जिनको हम प्रूफ करेंगे उनके अंदर क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना के अंदर इसके अंदर क्या कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, यानी कि रचना में हम करेंगे डी व सी को तथा ई व बी को मिलाया। ठीक है, मिलाने के अलावा इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां से एक लंब खींचते हैं इस रेखा के ऊपर, इसको नाम दे देते हैं हम, ई हो गया, एफ हो गया, और यहाँ पे एक लंब डालते हैं, इसको नाम दे देते हैं जी। ठीक है, तथा AC पर तो जो लंब है वो कौन है, DG है, और AB पे जो लंब है वो हमारा कौन है, EF। तो ये हमारा किसमें आ गया, रचना के अंदर आ गए कि हमने दो तो लंब खींचे हैं और दो बिंदुओं को आपस में मिलाया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उपपत्ति की। तो उपपत्ति में देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे क्या लूं, दो त्रिभुज लूं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालूं, यानी कि एरिया ऑफ, ये लिख लो, त्रिभुजों का नाम ही लिख लो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, देखो ए डी ई है तो एक बार तो हमको कौन सा, ये वाला त्रिभुज लेना है इसके साथ चिपका हुआ, और दूसरी बार में ये वाला त्रिभुज लेना है इसके साथ जो चिपक रहा है। यानी कि त्रिभुज हम ले लेते हैं पहले डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, दो त्रिभुज मैंने ले लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं, एक तो ये लिया है,
ADE और एक लिया है BE BED, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं ADE की, ठीक है, अगर ADE की ऊंचाई ये वाली है, आधार अगर मैं AD लूं 1/2 गुणा AD गुणा, ठीक है। तो देखो AD जो है वो ये वाली रेखा है, इस पे लंब है ये, यानी कि ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। अगर मैंने आधार ये वाला लिया है तो जो EF है वो क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी EF बटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें इस वाले त्रिभुज के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं 1/2 और आधार क्या ले लूं, BD ले लूं इंटू, अगर BD मैंने आधार लिया है तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, चीज से सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा पे डाला गया लंबी क्या होगी, यानी कि EF क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 1/2 से 1/2 कटेगा और EF से EF कट जाएगा, तो हमारे पास ये बराबर आएगा किसके, AD बटा BD के। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसी प्रकार त्रिभुज ऊपर वाला तो वही लेना है ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज। अब के बार कौन सा लेना है, ये वाला लेना है CDE का क्षेत्रफल बराबर, दोनों में 1/2 बटे में 1/2 तो आएगा ही आएगा, गुणा। अब की बार देखो मैंने ऊपर वाले का आधार ये वाला लेना है, AE लेना है, AE। तो इस बार जो ऊंचाई होगी, क्योंकि आधार मैंने ये लिया है, तो इस पे ऊंचाई कौन होगी, जो इस पे लंब होगा, यानी कि DG गुणा। अगर इसी तरह से मैं कह लूं इस वाले त्रिभुज के अंदर आधार ये वाला लूं EC, ठीक है, EC कह लो या फिर CE कह लो इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये तो हमारी क्या है, आधार है, और इसके ऊपर लंब कौन सा डल रहा है हमारे पास में, ये वाला डल रहा है, DG ही डल रहा है, यानी इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, DG ही होगी। तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट गया और DG से DG कट गया, तो ये बराबर आ गया AE बटा CE के, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं बात करूं किसकी, ये पहले मैं मिटा देता हूं या फिर यहां लिख लेंगे, चलो ठीक है। तो देखो कुछ हिंदी में जो हमको पर में लिखनी है वो मैं बोल के बता रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए कि हम जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि किसी समांतर रेखाओं, किन्हीं दो समांतर रेखाओं में बने दो त्रिभुज जिनके आधार क्या हो, समान हो, ठीक है। मतलब अगर दो भुजाएं ये समांतर हैं और आधार हम मैं ले लूं BC, और इसी आधार से अगर मैं एक और त्रिभुज बना दूं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि एक ही आधार से बने ऐसे त्रिभुज जो क्या हो, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। भाई देखो ये वाला और ये वाली क्या है, समांतर रेखाएं हैं, दोनों के आधार, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है, दोनों के आधार क्या है, DE है, DE समान आधार है, समान आधार है, ठीक है। और क्या है, समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही आधार से बने हुए हैं और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, एक समान है, एक ही नाम है, जबकि नीचे वाले दोनों त्रिभुज इस तीसरी समीकरण से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से
अगर हम देखें कोई ऊपर वाले दोनों बराबर, नीचे वाले दोनों बराबर, यानी कि ये अनुपात इसके बराबर हो गया, ये अनुपात इसके बराबर हो गया, तो इसके बराबर में जो लिखे हुए वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि AD बटा BD जो है वो बराबर होगा किसके, AE बटा CE के। और यही मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये परमें क्या होती है, प्रूफ। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, देखो दो परमें में जो यहाँ हमको लिखनी है लेकिन मैंने लिखी नहीं है। वो पहली परमें तो यहाँ पे कौन सी थी कि समान आधार से बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है जब वो क्या हो, समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो। और दूसरी परमें यहाँ पे क्या आएगी, परमें नहीं, यहाँ पे हमको केवल इतना लिखना है कि यहाँ दोनों त्रिभुज कौन कौन से, ADE और DEB की जो ऊंचाइयां हैं वो दोनों की क्या है, समान है, और दोनों की ऊंचाई क्या रहेगी, EF और EF ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसी प्रकार वाले के अंदर भी हमको क्या लिखना है कि यहाँ दोनों की ऊंचाइयां क्या है, एक जैसी होंगी। ठीक है, अब देखते हैं अभी क्वेश्चन, ये इसका विलोम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो विलोम क्या कहता है थेल्स प्रमेय का, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अन्य रेखा समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि जो त्रिभुज हम बनाएंगे, त्रिभुज का नाम मान लो ABC है, इसको कोई रेखा, इसकी दो भुजाओं को कोई रेखा DE समान अनुपात में काटती है, यानी कि AD बटा BD बराबर है AE बटा CE के। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो DE है वो क्या होगी, तीसरी भुजा यानी कि BC, ये क्या होगी, समांतर होगी। ये हमारी क्या कहती है, थेल्स प्रमेय की विलोम कहती है। बात करें इसकी प्रूफ की, तो प्रूफ के अंदर आएगा पहले तो दिया है में ये वाले पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, त्रिभुज ABC में ऐसा है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने में ये वाली लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, रचना देखो भाई, हमको ये प्रूव करना है कि DE है वो BC के समांतर है। हम ये मान लेते हैं कि ये समांतर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, D से बिंदु, ठीक है, बिंदु D से DE डैश, ठीक है, DE डैश एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो BC के समांतर। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं DE डैश समांतर BC खींची। अब देखो भाई, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इस तरह से E डैश से एक लाइन खींच रहा हूं, नीचे वाली E डैश से जो कि क्या है, BC के समांतर है, ऊपर वाली को हमने समांतर नहीं माना। ठीक है, तो उत्पत्ति के अंदर देखो, थेल्स प्रमेय से अगर BC समांतर है किसके, DE डैश के, तो जो अनुपात होगा यानी कि AD बटा BD बराबर होगा AE डैश बटा CE डैश के। ठीक है, ये बात ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सिद्ध करना था वो है हमारे पास में DE समांतर BC, और जो दिया है उसमें था AD बटा BD बराबर में AE बटा CE। ये क्या था, हमारा दिया है में आ गया। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दिया है था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड से मैं देखूं तो AE बटा CE बराबर किसके होगा, AE डैश बटा CE डैश, किस से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 और 2 से। अब तो देखो, दोनों के अंदर अगर मैं एक एक जोड़ दूं, +1 यहाँ कर दूं और +1 यहाँ कर दूं, तो मेरे पास आएगा AE प्लस एलसीएम CE आएगा। ठीक है, तो CE किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, तो CE यहाँ आ गया, बराबर में ऐसे यहाँ CE डैश क्या होगा, हमारे पास में एलसीएम आएगा AE डैश
प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 से गुणा होगा तो सी ई डेस हो जाएगा। यानी कि जब देखो ये दोनों ए ई प्लस सी ई जोड़ूंगा, ए ई प्लस ई सी, तो पूरी क्या बन जाएगी, ए सी बन जाएगी, बटे में सी ई रह गया बराबर। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि ए ई डेस और ई डेस सी को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास वो भी ए सी बन जाएगी, और बटे में कौन रह गया, सी ई डेस रह गया। ठीक है, वज्र गुणा अगर मैं करता हूं, यानी कि इसको यहाँ गुणा करूंगा, इसको यहाँ गुणा करूंगा, तो एसी से एसी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और सी ई बराबर क्या आ जाएगा, सी ई डेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ मैंने दो बिंदु है ई और ई डेस, ई और ई डेस क्या ली है, अलग अलग ली है, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ दोनों की दोनों बराबर आ रही है, दोनों की दोनों क्या आ रही है, बराबर। यानी कि छोटी नौकर क्या है, ई और ई डेस एक ही है, अतः सिद्ध होता है कि ई व ई डेस क्या है, संपाती है, संपाती है। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक है। अगर संपाती है तो जो मैंने खींची थी कौन सी, बी सी समांतर डी ई डेस, ठीक है, या फिर ई डेस का ई डेस क्या है, ई है, यही हमारा क्या है, हमको प्रूफ करना था ये वाला, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि ई और ई डेस अगर एक जैसा है, संपाती है, यानी कि मैं ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई डेस लिख सकता हूँ, और ई डेस की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। तो इस तरह से थेल्सपर्मे का जो विलोम इसका प्रूफ आ चुका है। ठीक है, अब हम कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर बेस। अब देखते हैं, देखो हमारी जो प्रश्नावली 11.2 है, उसका पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो मैं दो पार्ट बताने जा रहा हूँ, तीसरा और चौथा। इसके अंदर हमको त्रिभुज दे रखा है एबीसी, डी और जो ई है वो इस प्रकार से है कि डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, यानी कि थेल्सपर्मे क्या होगी, यहाँ लागू कर सकते हैं। तो थेल्सपर्मे से हल है अपना एडी बटा बीडी दे रखा है, एडी बटा बीडी अगर दे रखा है तो हमको पता है कि ये किसके बराबर होता है, एई बटा ईसी के बराबर होता है। इसका मान कितना, 7/4 हो गया। बात करूं यहाँ एई दे रखी है 6.3, तो हमको क्या ज्ञात करनी है, एसी ज्ञात करनी है। एसी क्या है, पूरी बड़ी वाली भुजा, पहले छोटी वाली भुजा ज्ञात कर लेते हैं, ईसी। तो यहाँ देखो ईसी का अगर मैं पक्षांतरण करूंगा यहाँ पे तो 4 तो जाएगा गुणा में और 7 जाएगा भाग में। ठीक है, तो यानी ईसी बराबर क्या आ गया, 6.3 गुणा 4/7। 7 से अगर मैं काटू किसको, 63 को, तो कितनी बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा। ठीक है, 9 से 63, यानी कि 0.9 गुणा 4 अगर मैं करूंगा तो ठीक है, तो कितना आएगा, 3.6। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर। तो हमारी जो एसी होगी, एसी कितनी होगी, दोनों का योगफल किस किस का, ए ई प्लस ईसी, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, यानी 3.6 के अंदर मेरे को जोड़ना है कितना, ए ई हमारा 6.3 है, 6.3, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 9.9 सेंटीमीटर हमारा क्या है, आंसर होगा। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा बड़ा है, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली लाइन हमको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देनी है, यानी कि थेल्सपर्मे से एडी बटा बीडी जो बराबर होगा एई बटा ईसी के बराबर होगा, और सभी के मान में यहाँ डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 3, बी का मान है ये। ठीक है, बीडी कितना है, 3x माइनस 1 बराबर। ठीक है, एई कितना है, एई हमको दे रखा है 8x माइनस 7 बटा। बात करें ईसी की, तो ईसी जो है वो हमारे पास में कितना है, 5x माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि ये तिरछा गुणा होगा, यानी कि 5x तो गुणा होगा 3 से, तो 3x माइनस 1 गुणा होगा 8x माइनस 7 से। तो पहले 5x को इससे करेंगे तो 5 चौके 20x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15x हो जाएगा। माइनस 3 को 4 से गुणा करूंगा तो माइनस के 4, माइनस के 12x हो जाएगा। फिर 3 को 3 से गुणा करूंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा। इसके बराबर में क्या आएगा, 3x गुणा होगा 8x थे, तो 8 ये कितने होते हैं, 24x स्क्वायर होते हैं। ठीक है, माइनस का चिन्ह 3x गुणा होगा अगर 7 से, तो 7 या 21, 7 या 21 से x माइनस का आ जाएगा। माइनस 1 को 8x से गुणा करूंगा तो माइनस का 8x हो गया, और माइनस 1 को 7 से गुणा करूंगा तो प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है,
आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20x स्क्वायर को 24x स्क्वायर में से क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। देखो पक्षांतर कैसे करते हैं। पहले लिख रहा हूं मैं 24x स्क्वायर, पहले लिख दिया, माइनस 21 और 8x अगर जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो कितने हो जाएंगे, ये 28 29 हो जाएंगे। 29x प्लस के साथ ऐसे कैसे, मतलब ये वाला भाग मैंने ऐसे कैसे लिखा है, इन सारों का पक्षांतर अगर करता हूं तो ये माइनस में होते जाएंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा, प्लस का, अब देखो 15 और 12 जुड़ रहे हैं तो 15 और 12 कितने होंगे हमारे पास में, ये होंगे 25 26 27 हो जाएंगे, प्लस के 27x। बात करूं 9 की तो 9 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में केवल क्या बचेगा, 0। 24 में से अगर 20 घट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर। 29x में से अगर 27x में घटाऊंगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 7 और माइनस का 9 है तो माइनस का मेरे पास कितना बचेगा, घटाने पर मेरे पास बचेगा 2, तो बराबर में क्या रह गया, 0 हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें 2 का भाग सभी में जा रहा है, यानी कि ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरह से मेरे को क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया। इसको अगर आगे मैं सोल्व करूं तो हमको टुकड़े किस तरह से करने कि जोड़े या घटाएं तो 1 आए और गुणा करने पे क्या है, 2 एकम 2 यानी कि 2 आए। तो हमको पता है कि 2 एकम 2 ही होता है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसको मैंने x माइनस एक्स को क्या लिखा, माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। 2x में से x घट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा। अब इसको में से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कॉमन आएगा 2x, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से तो x बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा 1, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 1 तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट सेम है यानी दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ से तो बचा 2x माइनस यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर होंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस का 1। और जब 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 2 का पक्षांतर करूंगा तो बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर माइनस 1 बटे 2। तो इस तरह से x के यहाँ हमारे पास कितने मान आते हैं, 2 मान आते हैं, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो जो क्वेश्चन थे वो 3 नंबर लायक थे कि 3 नंबर अगर इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरह के आएंगे। अब 6 नंबर के और 3 नंबर के और सवाल देख लेते हैं। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी प्रश्नावली का, 11.2 का। तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो AB के समांतर तो LM है और MN जो है वो BC के समांतर है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो LN जो है वो किसके समांतर, AC के समांतर है। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध दिया है, लिख लिया, सिद्ध करना है, लिख लिया। अब क्या लिखना है मेरे को, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के अंदर थेल्सपर में से, ठीक है, थेल्सपर में हमारी ये कहती है कि अगर AL जो है यानी कि मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज AOB में LM जो है वो समांतर है AB के, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारी थेल्सपर में लागू होगी, यानी कि OL है, बटे में कौन आएगा, AL आ जाएगा, जो कि बराबर किसके होगा, OM बटा BM के, ठीक है। ये बटा ये वाली भुजा, तो ये भुजा बटे में कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। समीकरण नंबर 1 है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार त्रिभुज BOC में, BOC के अंदर हमको क्या दे रखा है, MN जो है वो समांतर है BC के। अगर ऐसा है तो हमारे पास अनुपात आएगा OM बटा BM बराबर होगा ON बटा CN के, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या है हमारा, 2 है। अगर मैं बात करूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 की मैं बात करूं तो दोनों समीकरणों में देखो OM बटे BM है, यानी कि ये दो अनुपात आपस में बराबर आएगा, यानी OL बटा AL जो है वो बराबर आएगा ON बटा CN के। अब देखो ये दो भुजाओं के अनुपात है वो कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, OL बटा AL
और क्या आ रहा है, ओ एन बटा एन सी। ठीक है, यानी कि त्रिभुज बनेगा कौन से, अतः त्रिभुज ए ओ सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ए जो एल एन है वो क्या है, समांतर है एसी के। क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, जैसे कि ए ओ सी के अंदर क्या है हमारे पास में, भुजाओं का अनुपात समान है, तो ये जो रेखा जो काट रही है वो क्या है, तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा हमारे पास में, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और सवाल। अब देखिए हम पांचवा सवाल देखने जा रहे हैं। तो पांचवें सवाल के अंदर हमको दिया हुआ है कि ये जो आकृति है इसके अंदर डी ई है वो बीसी के समांतर है, और जो डी सी डी जो है वो क्या है, ई एफ के समांतर है। ये हमको क्या है दिया है। इसके अंदर सिद्ध करना है कि एडी का स्क्वायर बराबर है ए बी इंटू ए एफ। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो भाई, यहाँ दो चीजें समांतर दे रखी है और यहाँ पे क्या है, भुजाओं के अनुपात बनेंगे ये वाले। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उपपत्ति की अगर हम बात करें तो थेल्स प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समांतर कौन है, डीई है। ठीक है, तो एडी बटा बीडी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एडी बटा बीडी है वो आ जाएगा बराबर एई बटा ईसी के। ठीक है, उसके बराबर आ गया। अब देखो यहाँ जो मेरे को सिद्ध करना है उसके अंदर एडी आ रहा है तो मेरे पास भी एडी आ रहा है, एबी है मेरे पास, एबी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ी भुजा बना सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। इस नीचे वाली को क्या कर दूं मैं, +1 कर दूंगा दोनों ओर, तो बड़ी भुजा बन जाएगी। अगर मैं बात करूं, इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, यानी कि त्रिभुज ये वाला कौन से में आ रहा है, ए डी सी में, ए डी सी में अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास में क्या आएगा, ए एफ बटा डी एफ बराबर होगा हमारे पास में किसके बराबर, ए ई बटा ई सी के बराबर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए एफ बटा डी एफ है वो बराबर होगा किसके, ए डी बटा बी डी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए एफ बटा डी एफ बराबर ए डी बटा क्या आ गया, बी डी आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ए डी मेरे को चाहिए, बी डी नहीं चाहिए, और इसको क्या करना है, बड़ी भुजा में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको चेंज कर दूंगा, यानी कि बी डी बटा में क्या आ जाएगा, ए डी बराबर, तो ये वाला भी पलट जाएगा, डी एफ बटे में ए एफ आ जाएगा। अगर मेरे को क्या करना है, बड़ी भुजा बनानी है तो यहाँ पे +1 कर दूंगा, तो यहाँ पे भी +1 कर दूंगा, दोनों और क्या जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास एडी तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा, सॉरी एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बी डी प्लस ए डी बराबर, ऐसे यहाँ पे ए एफ कॉमन आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डी एफ प्लस ए एफ। अब देखो बी डी और ए डी को, अगर बी डी और ए डी को अगर जोड़ूंगा तो पूरा ए बी बन गया, बटे में कौन आ गया, ए डी आ गया बराबर। इसी तरह से डी एफ और ए एफ को जोड़ूंगा, डी एफ और ए एफ को जोड़ूंगा तो पूरा ए डी बन जाएगा, और बटे में क्या आएगा, ए एफ आ जाएगा। अब वज्र गुणा कर देते हैं, ए एफ से तो ए बी गुणा होगा, यानी कि ए बी गुणा ए एफ बराबर ए डी से ए डी गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर। यही मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, वो देखो 11.2 का है ये, कि इसके अंदर हमको दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अगर एबीसीडी समलंब चतुर्भुज है, यानी कि ए बी जो है वो समांतर किसकी होगी, सी डी के समांतर होगी, क्योंकि चित्र में इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, दो तो क्या होती है, समांतर भुजाएं, और दो होती है समांतर भुजाएं, तो ये समांतर भुजाएं होंगी। इसमें सिद्ध करना है ए ओ बटा
BO बराबर है किसके, CO बटा DO के। ठीक है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो इसके अंदर हमको क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। तो जो रचना है वो क्या है कि यहाँ से O से हम एक ऐसी भुजा खींचेंगे D, OD समांतर AB रेखा खींची। ठीक है, OD के कौन सी समांतर रेखा होगी, AB हमने खींची है हमारी ओर से। अब उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो देखो उत्पत्ति के अंदर देखें त्रिभुज ABD में AB भुजा के समांतर DO है, यानी कि वो दो और भुजाओं को काट रही है। तो जो अनुपात होंगे उनके वो एक दूसरे के क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो थेल्स पर में से हमारे पास में क्या आएगा, AD बटा, इसका नाम हम कुछ और दे लेते हैं, D पहले से लिखा हुआ, P दे लेते हैं। ठीक है, P हो गया। तो AD बटे में क्या आएगा, अच्छा AD का फिर नहीं होगा, AD ना होगा क्या होगा, AP होगा, AP बटा BD बराबर होगा किसके, BO बटा DO के। इक्वेशन नंबर क्या है हमारी, फर्स्ट है। इसी तरह अगर मैं बात करूं त्रिभुज इस नीचे वाले की, यानी कि ACD में, देखो AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। और हमने कहा कि AB के समांतर कौन है, AB के समांतर कौन है, DO है, यानी कि ये किसके समांतर हो गई, अतः CD के समांतर कौन, DO हो गई। तो थेल्स पर में से हमारे पास में क्या आएगा, थेल्स पर में से हमारे पास में जो अनुपात आएंगे वो कौन से आएंगे, AO बटा में कौन आएगा, CO बराबर किसके होगा, AP बटा DP के। ठीक है, AP बटा DP कह लो या फिर इसको PD कह लो, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को देखो तो दोनों में आ रहा है AP बटा PD, यानी कि हमारे पास में BO बटा DO है वो बराबर होगा AO बटा CO के। क्या हमें ये प्रूफ करना था, नहीं, हमारे पास में AO के बटे में कौन है, BO है। तो BO का क्या करूंगा, यहाँ से पक्षांतर करूंगा तो CO कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CO बटा DO बराबर में AO बटा BO को। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इस तरह से क्या होता है, इति सिद्धम यानी कि प्रूफ होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का जैसा एक उदाहरण में भी दे रखा है, सेम यही क्वेश्चन है, उसके अंदर हमको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। इसका क्या करना है, अपोजिट करना है, क्योंकि उसके अंदर तो ये तो है हमको दिया हुआ और ये सिद्ध करना है। रचना हमको यही करनी है, इस रचना से हमारे पास ये आएगा और इससे हम यहाँ से जो मान उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो हमारे पास में क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम करके इसको सोल्व करेंगे। अब देखते हैं अगली प्रमेय। चलो अब देखते हैं आगे की प्रमेय। आगे की प्रमेय जो है हमारी क्या है, समरूपता पे आधारित है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो त्रिभुजों को समरूप हम कब कहेंगे, वो प्रमेय में हम देखेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात क्या है, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है ना। यानी कि अगर त्रिभुज मान लो ये लूं मैं ABC, एक त्रिभुज लूं ये वाला PQR, अगर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR हो, तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, कौन से नियम से, SSS के नियम से। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं, दूसरी कंडीशन ये होगी कि यदि AB बटा PQ है वो बराबर है BC बटे QR के। ठीक है, साथ में हमको जो दे रखा हो वो क्या दे रखा हो, कोण B बराबर कोण Q हो। ठीक है, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण अगर बराबर होता है तो उस कंडीशन में भी त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। इस नियम को हम कहते हैं SAS का नियम। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें कि यदि तीनों कोण बराबर हो, कोण A बराबर कोण
P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R हो, ठीक है। या फिर केवल दो कोण आपस में बराबर हो, या तो तीनों कोण बराबर हो या दो कोण बराबर हो, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। या तो इसको अगर तीनों कोण बराबर है तो AA के नियम से, और अगर दो कोण बराबर है तो AA के नियम से, ठीक है। अगर दो कोण बराबर तो AA का नियम लगेगा और तीनों कोण बराबर तो AA के नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इन प्रमेय के आधार पर हम क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 11.3 का जो नौवां क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको दे रखा है कि जो PQ रेखा है वो किसके RS के तो समांतर है, और हमको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि उपपत्ति में त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में, ठीक है, कोण जो होगा POQ बराबर होगा कोण SOR के, क्योंकि दोनों के दोनों कोण ये वाले क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। बात करूं दूसरे कोण की, तो देखो ये वाली जो जेड की आकृति बन रही है, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि कोण OPQ है वो बराबर होगा कोण RSO के, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। दो कोण बराबर कर लिए यानी कि समरूप है। हम ये भी कह सकते हैं तीसरा कोण ये वाला और ये वाला भी बराबर कर सकते हैं, यानी कि कोण PQO है वो बराबर है कोण ORS के, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो AA के नियम से त्रिभुज POQ है वो समरूप हो गया त्रिभुज SOR के, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 3 नंबर में, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब और देखते हैं 1-2 सवाल और। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमको क्या दे रखा है कि एक लड़की की लंबाई जो है वो 90 सेंटीमीटर है। चाल दे रखी है कि वो क्या है, एक खंबे से दूर जा रही है, एक खंबे से क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो चाल है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 1.2 मीटर आगे जाती है, ठीक है। बल्ब की ऊंचाई दे रखी है, यानी ये वाली लंबाई दे रखी है 3.6 मीटर, और 4 सेकंड बाद छाया की लंबाई वो हमसे पूछ रहा है। मान लो यहाँ से 4 सेकंड बाद वो यहाँ पर चली गई, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद में जो है वो छाया की लंबाई कितनी होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि लड़की ये रही हमारी 90 सेंटीमीटर की, ठीक है। छाया की लंबाई हमारी ये वाली होगी, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई मान लिया क्या, x है। बात करें वो 4 सेकंड में यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगी, ये वाली दूरी क्या होगी, तो हम देखें। तो देखो भाई 1 सेकंड में चली दूरी कितनी है, 1.2 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 सेकंड में कितनी चलेगी, 4 सेकंड में चली दूरी बराबर 1.2 गुणा 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 4 एकम 4, 4.8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब देखो लड़की की जो लंबाई है सेंटीमीटर है, इसको मैं बोल सकता हूँ 0.9 मीटर। अब देखो यहाँ जो बने त्रिभुज है, यानी कि ABCD जो है, ये वाला E बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो लड़की की लंबाई है हमने क्या मानी है, BCE है वो लड़की की लंबाई है। बल्ब की ऊंचाई कितनी मानी है, AB मानी है, ठीक है। बात करें और किसकी, छाया की लंबाई हमने क्या मानी है, CD। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज CED दोनों क्या हैं, समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं। क्यों है भाई, क्योंकि कोण B बराबर क्या है, कोण C है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। साथ में कोण D जो है वो कोण D के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन है, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अतः त्रिभुज
बी डी जो है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी सबसे लास्ट में आएगा, बी के बराबर सी है, तो यहाँ पे सी आ गया, बच गया नाम ई, तो ये ई आ गया। ठीक है, ये त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ से भुजाओं का अनुपात लेंगे, ए बी बटा में आएगा ई सी, ए बी बटा में ई सी बराबर होगा कौन सा, ये वाला है, तो हमारे पास आएगा बी डी बटे में सी डी। ठीक है, मान सभी के रख देते हैं। ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी है हमारी 3.6 बटे में ईसी जो है वो कितनी है, ईसी 0.9 बराबर बीडी है, बीडी कितनी है भाई, बीडी पूरी है, पूरी का मतलब क्या होगा, ये वाली दूरी तो हमारी कितनी आएगी 4.8 प्लस एक्स, ये पूरी बीडी हो गई, और नीचे वाली कितनी है, केवल एक्स है हमारे पास में सीडी। ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 9 चौक 36 4 बार कटेगा, और एक्स का पक्षांतर करूंगा तो 4 से पूरा हो जाएगा, तो 4x बराबर हमारे पास आएगा 4.8 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स का अगर मैं पक्षांतर में करता हूं तो एक्स इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, 4x में से 1x घटेगा तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 4.8, तो x बराबर आ जाएगा 4.8 बटे 3, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 और आगे भाग देंगे, 3 6 कितने होते हैं 18, यानी कि 16 क्या आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी 16 नहीं आएगा, पॉइंट का पॉइंट लगेगा, तो हमारे पास 1.6 मीटर लंबी हमारी क्या है, छाया की लंबाई है। इसी तरह का क्वेश्चन है वो है 11वां क्वेश्चन, उसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये वाली दूरी हमको ज्ञात नहीं करनी, सीधे इस तरह से समरूप करके हमको मान रख देने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर में आने की संभावना है। बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा, 11.3 का 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज्यादा मैं करूंगा नहीं, केवल समझाऊंगा। इसके अंदर हमको 3 चीजें दे रखी हैं, एक तो ये दे रखा है बीसी पे लंब है, बीसी पे कौन सीडी लंब है, और साथ में एसी के ऊपर डीई लंब है, तीनों लंब दे रखे हैं, और हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो इसके समरूप है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो भाई, दोनों त्रिभुजों के अंदर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, साथ में ये और ये दोनों बीसी पे अगर लंब है तो ये इसके समांतर हो गई, तो ये जो जेड की आकृति बन रही है, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो इस तरह से दो कोण अगर बराबर आ जाते हैं तो हमारे ए के नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, इसलिए अब ये क्वेश्चन में नहीं कर लूं। अब देखो 15वां जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, 15वें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है, और बता रखा है कि जो माध्यिका है ए डी क्या है, माध्यिका है, ये बी ई जो है वो क्या कर रही है, इसको समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ए ई जो है वो ई डी के बराबर है। ठीक है, ये वाली ए ई है वो किसके, ई डी के बराबर है, और बी डी जो है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, यानी कि ये तो मध्य बिंदु हो गया बीसी का, और ये मध्य बिंदु हो गया किसका, ए डी का। और हमको सिद्ध करना है कि ई एक्स जो है और बीई का जो अनुपात है वो 1:3 है, या 1/3 है। तो देखो इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में हम क्या करेंगे, रचना के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो रचना में क्या करना है हमको, AC के समांतर खींचेंगे DG, ये G मान लो नाम, और ये F मान लो। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, DF। अगर मैंने क्या रचना के अंदर ये वाली भुजा इसके समांतर खींची है, तो उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति के अंदर देखो, हम ये जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में बांटती है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा का मध्य बिंदु में लूं और उसको किसी दूसरी भुजा के समांतर में खींचूं, तो वो दूसरी भुजा को भी क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि प्रमेय ये होती है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी को क्या करती है, तीसरी के क्या होती है, समांतर होती है, तो इसका विलोम भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें चित्र के अंदर, तो ये क्या था, हमारा बीसी का मध्य बिंदु था। ठीक है, और एसी के मैं क्या कर रहा हूँ, एसी के क्या कर रहा हूँ, समांतर रेखा खींच रहा हूँ, यानी कि जो जी होगा वो बी एक्स का क्या होगा, बी एक्स का मध्य बिंदु होगा।
अतः BX का मध्य बिंदु कौन है? G है। यानी कि BG है वो बराबर होगा किसके? GX के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो परमेय है उत्पत्ति के अंदर, वो परमेय मैंने केवल बोली है, तुम्हें क्या करनी है? लिखनी भी है साथ में। अब अगर मैं देखूं त्रिभुज GED व त्रिभुज AXE में, ठीक है, यानी इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के अंदर, तो देखो दोनों के अंदर कोण GED है वो बराबर होगा कोण AEX के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। साथ में जो AE है वो बराबर होगी ED के, ED पहले लिखेंगे, तो ED बराबर क्या होगी? AE के बराबर होगी, ये हमको क्या है? दिया है। ठीक है, तीसरा कोण, अगर तीसरे कोण की बात करें तो हमने बताया कि DF जो है वो समांतर है AX के या AC के, तो जेड क्या करती है? यानी ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण FBE बराबर होगा कोण EAX के, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, तो इस तरह से कौन से नियम से ये हो जाएगा हमारे पास में? ASA के नियम से जो त्रिभुज था हमारा GED वो सर्वांगसम हो जाएगा, समरूप नहीं सर्वांगसम होगा त्रिभुज। तो नाम से देख लेते हैं, D के बराबर A एंगल है, D लास्ट में, तो A भी हमारा लास्ट में आएगा। E के बराबर E है, E बीच में, तो यहाँ भी E बीच में आ गया, बच गया कौन? X, तो X शुरू में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो देखो यहाँ पे GE जो है वो किसके बराबर आएगा? शुरू वाले के बराबर, यानी कि EX के बराबर आ जाएगा, शुरू वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन फर्स्ट ये थी, कंडीशन सेकंड या समीकरण 2 ये है। अब इन दोनों को हमको क्या करना है? आपस में जोड़कर हमको लाना है जो अनुपात हमको चाहिए। तो देखो हमको चाहिए क्या? BX और BE। BX पूरी भुजा है, सॉरी EX ये रहा और BE ये रहा। हमारे पास अगर यहाँ देखें तो हमारे पास BG है, BG के अंदर अगर मैं क्या जोड़ दूं? GE जोड़ दूं, GE ये रहा, यानी कि इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? BE मिल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम देखें तो हमारे पास आएगा BG प्लस GE, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, BG प्लस GE बराबर GX प्लस EX। ठीक है, तो ये दोनों तो जुड़कर क्या बन जाएगा? पूरा BE बन जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो देखो GX जो है, ये जो GX है ये दो भागों में बटा हुआ है। GX को मैं लिख सकता हूँ GE प्लस EX प्लस EX, ये वाला ऐसे कैसे। ठीक है, ये दोनों जुड़ के तो क्या हो जाएगा? 2EX हो जाएगा। ठीक है, अगर GE की बात करें तो जो GE है वो किसके? EX के बराबर है। तो GE को हम क्या लिख सकते हैं? EX लिख सकते हैं, क्योंकि GE है वो बराबर है EX के। तो इस तरह से ये केस के बराबर आ गया BE के, ये भी हो गया BE के। अब दो रे कितने हो जाएंगे? 3EX हो जाएगा। अगर मैं EX का पक्षांतर करूंगा या कहूँ BE का पक्षांतर करूंगा तो 1/3 EX बटे में क्या आ जाएगा? BE आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं EX बटा BE बराबर 1/3। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आएगा तो कितने नंबर में? 6 नंबर में आ सकता है, इसलिए मैंने बताया। अब देखिए, अब हम जो पर्व पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी? पाइथागोरस पर्व में। पाइथागोरस पर्व, इस प्रमेय के बारे में हम पहले जान चुके हैं। क्या इसके अंदर क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर
होता है। यानी कि कहने का मतलब कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या फिर कहें कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रमेय को अगर मेरे को प्रूफ करना है तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं ABC। इसके अंदर ABC में कोण B जो है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। अब मेरे को दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री है। सिद्ध करना है बड़ी भुजा इसमें कौन सी होगी, AC होगी, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति से पहले हमको रचना यहाँ करनी पड़ेगी, रचना, और फिर करनी है उत्पत्ति। तो देखो भाई, रचना हमको क्या करनी है, BD से AC पर लंब खींचना है। ठीक है, B से AC पर लंब BD खींचा। ये हमारा क्या आ गया, रचना के अंदर आ गया। रचना हमने केवल इतनी की है कि जो समकोण का शीर्ष है इससे हमने क्या खींचा है, लंब खींचा है। अब देखो यहाँ दो चीजें, या तो उपपत्ति के अंदर एक प्रमेय लिख देते हैं, या फिर इन दोनों त्रिभुजों को क्या करें, मूल त्रिभुज के समरूप कर देते हैं। तो सुनो भाई, हमारी जो प्रमेय होती है वो ये कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब से बने दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये हमारी प्रमेय होती है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि अगर प्रूफ करना, अगर प्रमेय नहीं लिखना तो हम प्रूफ कर लेते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में बड़े वाले और छोटे वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो दोनों त्रिभुजों के अंदर देखो कोण A जो है वो क्या है, कोण A के बराबर है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो पूरा नाम लिख लो। ABD के अंदर तो नाम आएगा BAD, और इसके अंदर आएगा BAC। दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। छोटे वाले त्रिभुज के अंदर तो कोण ADB, यानी कि कोण D जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तो ABC वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ABD जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। इसी प्रकार देखो यहाँ नाम जो थोड़ा अलग आएगा, यहाँ आएगा ADB, इस तरह से। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार जो त्रिभुज है हमारे पास में BCD वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, ये वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। नाम एक बार चेक कर लेते हैं। D 90 डिग्री का, छोटे में बड़े में B 90 डिग्री का है, यानी कि D बीच में आएगा। ठीक है, C शुरू में आ जाएगा, लास्ट में क्योंकि C के बराबर कोण C होगा, बाकी बच गया कोण B भी A के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों त्रिभुज क्या कर दिए, समरूप कर दिए। अब देखो हमारे पास में अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे एक बात का हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अनुपात मैं यहाँ लूंगा वो क्या लूंगा, उसके अंदर BD नहीं आना चाहिए। BD हमारा क्या है, ये वाली भुजा है लास्ट वाली, तो ये भुजा ना लेकर बाकी के जो भी अनुपात आएंगे उनको आपस में बराबर करना है। यानी कि पहला अनुपात होगा AB, शुरू और लास्ट। तो यहाँ शुरू और लास्ट कौन आ गया, AC बराबर। सबसे शुरू वाला लेते हैं यहाँ पे AD, तो बटे में यहाँ पे भी शुरू वाला आएगा AB। इस लाइन को मैं क्या कर सकता हूँ, वज्र गुणा, तो AB से AB गुणा होगा तो AB स्क्वायर आ गया, बराबर आ जाएगा किसके, AC गुणा AD के। ठीक है, समीकरण नंबर ये फर्स्ट है। दूसरे त्रिभुज जो हमने समरूप किए उसके अंदर भी वही करना है कि BD नहीं आना चाहिए। तो BD कहाँ है, शुरू में है, तो इसको नहीं लेंगे, बाकी के अनुपात लेंगे। यानी शुरू और लास्ट में यहाँ है BC, तो यहाँ से शुरू और लास्ट में आएगा AC बराबर। लास्ट वाला अनुपात ले लेते हैं DC, तो यहाँ बटे में क्या आएगा BC
BC से BC गुणा होगा, AC गुणा होगा DC से, तो हमारे पास आएगा BC स्क्वायर बराबर AC गुणा DC। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा मेरे पास में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AD प्लस AC गुणा DC। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, AC कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो बचेगा AD प्लस यहाँ से बचेगा DC। ठीक है, बराबर AC गुणा, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इन दोनों को जोड़ने पर देखो क्या आ रहा है, AD प्लस DC पूरा क्या बन जाएगा, AC, यानी कि ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से हम क्या हो गया, हमारी थेल्सपर में क्या होती है, प्रूफ होती है। अब इसका विलोम देख लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है, इस विलोम के अंदर हमको क्या है कि त्रिभुज ABC के अंदर हमको दे रखा है कि जो AC का स्क्वायर है वो बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमको क्या है दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का, ये हमको सिद्ध करना है। इसके अंदर रचना हम क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज PQR की रचना करेंगे, जिसमें AB के बराबर तो होगा PQ व QR के बराबर कौन होगा, QR के बराबर होगा BC। ठीक है, यानी दो भुजाओं को तो हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज के बराबर ले लेंगे, साथ में कोण जो Q होगा वो कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का लेंगे। यानी एक समकोण त्रिभुज की इस तरह से रचना करेंगे कि AB और BC के बराबर दो भुजाएं हो, तीसरी चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि एक और त्रिभुज यहाँ हमने ले लिया है PQR, यहाँ ये 90 डिग्री का मैंने लिया है। ठीक है, और साथ में ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है। उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति में हम जानते हैं कि त्रिभुज PQR में अगर कोण Q बराबर 90 डिग्री है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास में आएगा कि जो PR का स्क्वायर है वो बराबर आएगा PQ प्लस QR के स्क्वायर के। पाइथागोरस प्रमेय से यह आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो PQ का, ये समीकरण नंबर 1 डालेंगे, इसको PQ है वो किसके बराबर है, AB के, तो AB का स्क्वायर हो गया, प्लस QR बराबर है BC के, तो BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये PR के स्क्वायर के बराबर आ गया। PR का जो स्क्वायर है, ये वाला जो मान है वो किसका आएगा, समीकरण 1 से AC स्क्वायर के बराबर है, AC स्क्वायर के, दोनों और स्क्वायर लगे हुए हैं, यानी कि PR है वो भी किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आ रहा है कि दो भुजाएं बराबर ली थी, तीसरी भुजा हमारे बराबर आ रही है, यानी कि ए के नियम से तीनों के तीनों क्या दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे एस के नियम से। यदि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, कौन से नियम से, एस के नियम से, यानी कि कोण Q जो था वो कोण B के बराबर होगा, दोनों के दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होंगे। इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाता है, कोण B बराबर 90 डिग्री, जो कि हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो अब देखते हैं अगली पर में। अगली पर में हमारी क्या है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही हमारी क्या है, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल वाली प्रमेय है। यानी कि अगर दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, दिया है, देखो इसका प्रूफ भी साथ में कर लेंगे, दिया है त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी कि भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, हमारे पास बराबर आएगा, AB बटा PQ है वो बराबर होगा BC बटे QR के, जो कि बराबर होगा AC बटा PR के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
साथ में अगर ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, तो इनका क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू के वर्ग के। ठीक है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पे दो बाकी बचे हुए अनुपात भी इसी के बराबर में आएंगे। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो हमको अब की बात क्या है, ये तो ऊपर वाला तो दिया है और नीचे वाला क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि वर्गों का जो अनुपात है वो किसका है, भुजाओं के अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात है। तो अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्पत्ति त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2 आधार बीसी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की। ठीक है, ऊंचाई यहाँ कुछ नहीं है इसलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ ऊंचाई एडी है और यहाँ पी एस है। ठीक है, यानी कि रचना हम कर सकते हैं एक तरह से। रचना में क्या आ जाएगा, ए बी सी की ऊंचाई एडी व पी क्यू आर की ऊंचाई पी एस खींची। ठीक है, देखो भाई किसी भी भुजा से किसी बिंदु की अगर हमको ऊंचाई देखनी है तो हम क्या करते हैं, भुजा पर लंब डालते हैं उस बिंदु से, यानी दोनों के दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होंगे। तो बीसी गुणा में क्या आएगा, बीसी गुणा में क्या आ जाएगा, हमारे पास ऊंचाई है एडी। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ अगर हम लेंगे पी क्यू आर का, पी क्यू आर का तो ये बराबर होगा 1/2। ठीक है, आधार हमारा होगा क्यू आर गुणा एडी जो है वो किससे गुणा हो जाएगा, एडी की जगह क्या आ जाएगा, पी एस, यहाँ पे ऊंचाई हो गई तो ये आ गई। ठीक है, दोनों का अगर हम भाग देंगे तो ए आर ए बी सी यानी एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बीसी बटा क्यू आर और यहाँ पे आएगा एडी गुणा पी एस। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखो भाई यहाँ पे जो मैं करने जा रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि एक साथ 2-2 3-3 सवाल में क्या करूंगा, सोल्व करवा दूंगा। त्रिभुज हमको ये दोनों छोटे वाले लेने आगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एस में कोण क्यों है वो कोण बी के बराबर होगा, या कहूं कोण बी जो है कोण क्यों के बराबर होगा, दिया है। क्योंकि त्रिभुज क्या है, एबीसी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। समरूप है तो दोनों संगत कोण बराबर होंगे। साथ में कोण डी जो है वो कोण एस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। यानी कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस के। ठीक है, समरूप हो गया। यानी यहाँ पे भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी कि मैं कहूं ए बी बटा पी क्यू शुरू वाला बराबर होगा किसके, ए डी बटा पी एस के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू जो कि किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। ठीक है, ये लिख सकता हूं, यानी कि ये बराबर फिर किसके हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर के, जो कि बराबर है ए सी बटा पी आर के। ठीक है, ये तो हमारा किससे आ गया, त्रिभुजों से आ गया, और ये दो अनुपात समीकरण 1 से। ठीक है, क्या है ये समीकरण 1 से। अब मेरे पास जगह नहीं है लेकिन लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगले लाइन में लिखना उसके बाद में। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी बटा पी क्यू इंटू, इसकी जगह ये भी किसके बराबर है, इसी के बराबर है, ए बी बटा पी क्यू, यानी कि ये बन गया ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये कर्म क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए एक क्वेश्चन इसी का जैसा ये और आ सकता है कि इसमें तो हमने भुजाओं का ज्ञात किया है। ठीक है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, ये प्रूफ किया है हमने। क्वेश्चन ये आ सकता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि अंदर ऊंचाइयां आ जाएंगी, और ऊंचाई हमारे पास में क्या आएगी, ए डी बटा में पी एस। ये तो ऊंचाइयों का वर्ग हमको प्रूफ करना है।
साथ में समरूप है तो ये तो होगा ही होगा, और हमको ये पता है कि इनके वर्गों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो भाई, रचना के अंदर हमको यूं रचना करनी नहीं है क्योंकि अब की बार ऊंचाई हमको दे रखी है। अब देखो हमको करना केवल कितना है, उत्पत्ति के अंदर हम कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, एरिया ऑफ जो ए बी सी है बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर है वो बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर के। भुजाओं के अनुपात के बराबर हो गया, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब देखो ये वाला जो हिस्सा ये हर क्वेश्चन में करूंगा जो 2-3 टाइप के एक जैसे हैं, तो इसके अंदर जो बी कोण है वो क्यों के बराबर, ये वाला बी कोण जो है वो क्यों के बराबर तो होगा ही होगा। साथ में क्योंकि हम ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं तो डी कोण एस के बराबर होगा, 90 डिग्री का हो गया, समरूप इस तरह से हो गया। तो यहाँ से जो अनुपात हमारे पास आएंगे वो कौन सा आएगा, ए बी बटा पी क्यों बराबर किसके, ए डी बटा पी एस के। तो यहाँ ए बी का मान डायरेक्ट हम यहाँ रख देंगे, तो ए समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो दोनों से हम करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर किसके आ जाएगा, ए बी बटे पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ए डी बटा पी एस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया और प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं एक और क्वेश्चन जो इसी का जैसा है, वो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब की बार जो एडी और पी एस है वो ऊंचाइयां ना होकर क्या है, माध्यिका। अगर माध्यिका है तो माध्यिका की एक खासियत होती है कि वो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो करना हमको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, बस फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे जो है हमारे ये ऊंचाइयां ना कर अब क्या है, माध्यिका है, तो हमारी ये वाली 90 डिग्री वाली कंडीशन अब की बार नहीं आएगी। और अब की बार जो कंडीशन आएगी वो देखो किस तरह से आएगी, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, किसके बराबर, बी सी बटे क्यू आर के बराबर होगी, बी सी बटे क्यू आर के बराबर होगी। और बी सी को मैं मतलब पूरी भुजा को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा छोटी वाली भुजा बी डी। भाई ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, बी डी सी डी के बराबर है, तो पूरी किसके बराबर होगी, छोटी वाली का डबल दुगना हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाले को भी लिख सकता हूँ, 2 गुणा क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा क्यू एस, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास में, बी डी बटा क्यू एस। तो शुरू वाला और लास्ट वाला जो अनुपात है वो कौन से, दोनों छोटे वाले त्रिभुजों में आ रहा है, तो वही समरूप हो जाएगा और वही हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ये वाले अनुपात बराबर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर वही करना है समीकरण 1 और 2 से मान आ जाएगा। बस इतना है कि यहाँ पे एडी और पी एस दोनों की दोनों क्या होंगी, माध्यिकाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ा शॉर्टली बताने की कोशिश की है। तुम्हें क्या करना है, ये सवाल 2 से 3 बार अभी कर लो, 1-2 दिन में ही कर लो, क्योंकि 30 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, उस टाइम पे तुम ये पूरे ऐसे कैसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो 2-3 सवाल है इनको क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है आज ही। तो देखिए एक क्वेश्चन इसी का जैसा ये और आ सकता है, इसमें तो हमने भुजाओं का ज्ञात किया है। ठीक है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, ये प्रूफ किया है हमने। क्वेश्चन ये आ सकता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि अंदर ऊंचाइयां आ जाएंगी और ऊंचाई हमारे पास में क्या आएगी, ए डी बटा में पी एस। ये तो ऊंचाइयों का वर्ग हमको प्रूव करना है, साथ में समरूप है तो ये तो होगा ही होगा, और हमको ये पता है कि इनके वर्गों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो भाई, रचना के अंदर हमको यूं रचना करनी नहीं है क्योंकि अब की बार ऊंचाई हमको दे रखी है। अब देखो हमको करना केवल कितना है,
उपपत्ति के अंदर हम कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, एरिया ऑफ जो ABC है बटे एरिया ऑफ PQR है वो बराबर होगा AB बटा PQ के होल स्क्वायर के। भुजाओं के अनुपात के बराबर हो गया, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब देखो ये वाला जो हिस्सा ये हर क्वेश्चन में करूंगा जो 2-3 टाइप के एक जैसे हैं, तो इसके अंदर जो बी कोण है वो क्यों के बराबर, ये वाला बी कोण जो है वो क्यों के बराबर तो होगा ही होगा। साथ में क्योंकि हम ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं तो डी कोण एस के बराबर होगा, 90 डिग्री का हो गया, समरूप इस तरह से हो गया। तो यहाँ से जो अनुपात हमारे पास आएंगे वो कौन सा आएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके, ए डी बटा पी एस के। तो यहाँ ए बी का मान डायरेक्ट हम यहाँ रख देंगे, तो ए समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो दोनों से हम करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर किसके आ जाएगा, ए बी बटे पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ए डी बटा पी एस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया और प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं एक और क्वेश्चन जो इसी का जैसा है, वो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब की बार जो एडी और पीएस है वो ऊंचाइयां ना होकर क्या है, माध्यिका। अगर माध्यिका है तो माध्यिका की एक खासियत होती है कि वो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो करना हमको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, बस फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे जो है हमारे ये ऊंचाइयां ना कर अब क्या है, माध्यिका है, तो हमारी ये वाली 90 डिग्री वाली कंडीशन अब की बार नहीं आएगी। और अब की बार जो कंडीशन आएगी वो देखो किस तरह से आएगी, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, किसके बराबर, BC बटे क्यू आर के बराबर होगी, BC बटे क्यू आर के बराबर होगी। और BC को मैं मतलब पूरी भुजा को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा छोटी वाली भुजा BD। भाई ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, BD CD के बराबर है, तो पूरी किसके बराबर होगी, छोटी वाली का डबल दुगना हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाले को भी लिख सकता हूँ, 2 गुणा क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा क्यू एस, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास में, BD बटा क्यू एस। तो शुरू वाला और लास्ट वाला जो अनुपात है वो कौन से, दोनों छोटे वाले त्रिभुजों में आ रहा है, तो वही समरूप हो जाएगा और वही हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ये वाले अनुपात बराबर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर वही करना है समीकरण 1 और 2 से मान आ जाएगा। बस इतना है कि यहाँ पे एडी और पीएस दोनों की दोनों क्या होंगी, माध्यिकाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ा शॉर्टली बताने की कोशिश की है। तुम्हें क्या करना है, ये सवाल 2 से 3 बार अभी कर लो।